निर्वाचन आयोग जारी करेगा पहले चरण की अधिसूचना। 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव। शाम 4 बजे होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। देवघर के देवीपुर में एम्स की ओपीडी का होगा शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ऑनलाइन करेंगे उद्घाटन। जातीय जनगणना पर पीएम से बिहार के 11 नेताओं ने की मुलाकात। सीएम नीतीश ने कहा, पीएम ने सुनी हमारी बात, तेजस्वी को फैसले का इंतजार। और बिहार में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। पटना में सुबह सुबह हुई बारिश। 26 अगस्त तक मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी। नमस्कार, सुप्रभात में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा। आपके साथ रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना मंगलवार यानी कि आज जारी हो जाएगी। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की रूपरेखा तैयार की गई है और पहले 4 और फिर पहले चरण की वोटिंग 24 सितंबर को होने की बात है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आखिर के चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई थी। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों के लिए 11 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में पहला चरण 24 सितंबर, दूसरा 29 सितंबर, तीसरा 8 अक्टूबर, चौथा चरण 20 अक्टूबर, पांचवा चरण 24 अक्टूबर, छठे चरण में 3 नवंबर, सातवें 15 नवंबर, आठवां चरण 24 नवंबर, नौवां चरण 29 नवंबर, 10वें चरण में 8 दिसंबर और 11वें चरण में 12 दिसंबर 2021 को मतदान कराए जाएंगे। तो बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से युद्ध स्तर पर की जा रही है और इसी कड़ी में आज का दिन बेहद खास है। वो इसलिए क्योंकि आज ही जो अधिसूचना है वो जारी की जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। बता दें कि 11 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की बात कही जा रही है। पहली दफे ऐसा हो रहा है जब ईवीएम के माध्यम से बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। देवघर के देवीपुर स्थित एम्स के ओपीडी में आज से शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज ओपीडी का शुभारंभ करेंगे। ऑनलाइन ये उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बात करें तो वो ऑनलाइन ओपीडी सेवा और रैन बसेरा का उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस उद्घाटन समारोह में देवघर विधायक नारायण दास को पहले आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन बाद में जब विधायक नारायण दास ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की तो प्रशासन ने अपनी गलती को स्वीकारते हुए सुधारते हुए उनका नाम भी कार्ड पर छापा और आमंत्रण भिजवाया। और जातीय जनगणना पर जारी सियासत के बीच बिहार के प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में सीएम नीतीश समेत बिहार के 10 नेता शामिल थे। सभी नेताओं ने पीएम मोदी के सामने जातीय जनगणना कराने की मांग रखी। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को गौर से सुना है। इस मामले पर प्रधानमंत्री के रूप के बारे में उनसे पूछे जाने पर कहा कि मोदी ने इसे खारिज नहीं किया बल्कि हर एक बात सुनी है। तो वहीं तेजस्वी ने एक बार फिर जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि ये गरीबों के लिए मददगार साबित होने वाला ऐतिहासिक कदम होगा। ये है कि हम लोग 11 लोग गए थे, 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने
उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, और आकर के आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है। पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी, और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना, और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही है, हर तरह की बातें जो रखी है, तो उसको ध्यान से सुने हैं, और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा। अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा, और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार को उनको आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। तो ये सारी बातें कही। गवर्नमेंट के पास अभी किसी भी सरकार के पास स्पष्ट आंकड़ा या कोई इस विषय में जानकारी जो है कि भाई कौन ऐसा समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन है, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो ये काम तो अभी जैसे केंद्र सरकार ने ओबीसी की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात जो है ओबीसी में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप की जनसंख्या बढ़ी है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है ज़्यादा, इसमें कोई ये नहीं है, और उसके अनुसार आज 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है। तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़े। और जातीय जनगणना पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता पीएम मोदी के निर्णय के साथ है, तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जातीय जनगणना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से पहले जनसंख्या कानून बनाने की जरूरत है। देश तभी बचेगा जब जल्द से जल्द जनसंख्या पर कानून बनाया जाए। हमारा जो स्टैंड था वो तो लोकसभा में बताया गया है। आज की परिस्थिति कोई नई परिस्थिति तो नहीं बनी है। आज की परिस्थितियों में एक बिहार ने अपना डेलीगेशन भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे एनडीए के घटक है, और एनडीए के घटक के मुख्यमंत्री के तौर पर वह गए, उनकी अपनी प्रधानमंत्री जी से बात हुई है। जो भी निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के साथ है। देखिए, हम लोग पहले से बिहार की स्थिति को देखते हुए और देश की स्थिति को देखते हुए लगातार आवाज उठा रहे हैं कि इस राज्य में और इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना सबसे आवश्यक है। हर काम से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, हर गिनती से पहले ये काम हो, उसके बाद जो भी काम हो, जो भी गिनती करना हो, जो भी विकास का काम हो वो बाद में। सबसे पहले अगर धरती बचाना है, राज्य बचाना है, देश बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना अति आवश्यक है। हम लोग इसकी आवाज पहले से बुलंद कर रहे हैं और लगातार इस बात को रखना। बीजेपी के आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर पंचायत पुस्तक का लोकार्पण बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी कार्यालय में किया। इस अवसर पर पंचायती प्रकोष्ठ के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब आत्मनिर्भर बिहार की तर्ज पर आत्मनिर्भर पंचायत बनाया जाएगा। पंचायतों में सरकार की योजना का 100% लागू हो सके, इसको लेकर अभियान चलाए जाएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में पंचायती राज चुनाव है, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कैसे मदद की जाए इसका ध्यान बीजेपी रखेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक पंचायत को इतनी राशि दी है कि अगर 3 पंचायतों का कुल योग बोले तो वह एक विधायक को मिलने वाली राशि के बराबर है, और 5 पंचायतों का योग जोड़े तो एक सांसद को जो किसी समय में पहले राशि मिलती थी तो वो भी नहीं मिलती है, उसके बराबर का विकास केवल एक पंचायत में पंचायती राज के हमारे प्रतिनिधि कर सकते हैं। अब हम लोग हाउस होल्ड को तय कर रहे हैं कि कौन सा घर छूट गया, जिस घर को नल जल योजना का काम पूरा नहीं हो पाया, गली नदी का काम नहीं पूरा होता है। इसका चुनाव के बाद हम लोग सर्वेक्षण कराकर एक हाउस होल्ड को तय करेंगे
कि पंचायत में एक एक व्यक्ति को नल जल और गली गली योजना का सीधा लाभ। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 11वीं कक्षा में नामांकन तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में शिक्षा मंत्री से कहा है कि बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति काफी खराब है और इस परिस्थिति में 24 अगस्त तक नामांकन और फॉर्म जमा करना छात्र छात्राओं के लिए संभव नहीं, इसलिए 1 महीना नामांकन और फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया जाए। बिहार शिक्षक नियोजन के 6ठे चरण की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान 17 सितंबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। साथ ही मेधा सूची का प्रकाशन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं अगर किसी को मेधा सूची पर आपत्ति है तो वो 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इस पर आपत्ति जता सकते हैं। तो बिहार में शिक्षक नियोजन के लिए 6ठे चरण की घोषणा की जा चुकी है। अगर आवेदन प्राप्ति की बात करें तो वो 17 सितंबर तक होगी। इससे पहले भी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। मेधा सूची का प्रकाशन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके अलावा अगर सूची पर आपको आपत्ति है तो 11 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक आप इसकी सूचना दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर जफर इस्लाम हजारीबाग पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करने के बजाय ये इजाफा ही दिख रहा है और जल्दी ही लोगों का इस पर असर भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते कई सारी चीजें बंद हो गई थी और सरकारी खजाने पर भी बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया था, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को भी काबू करने में लगी है और तिलहन और दालों की कीमतों में ज्यादा जल्दी गिरावट देखने को मिल जाएगी। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए। महंगाई जो है वो टेम्पररी महंगाई पर थोड़ा सा अपवर्ड प्रेशर था प्रोडक्शन बंद हो गया था, जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गया था, उस कारण से थोड़े जो है वो महंगाई दर में आपको वृद्धि दिखी थी। अगर आप पिछले 7 साल का इतिहास देखें और उसका वेटेड एवरेज निकालें तो महंगाई जो है दर जो है वो जो CPI इंडेक्स बोलते हैं वो 4% से नीचे आती है, लेकिन फिलहाल जो है पहली बार वो 6% से ब्रीच किया था। इस महीने की जो महंगाई दर आई वो कम आई है, 5.52 के आसपास आई है और आगे आने वाले दिनों में चूंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो गई, डिसरप्शन अब नहीं के बराबर है, तो सारी चीज स्मूथ चलने लगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से फोरकास्ट आया है कि महंगाई कम होगी और सीजनल फैक्टर की वजह से जो सब्जियों के दाम बढ़ गए थे, ये बढ़ गए थे, वो भी कम हो गया। तिलहन का दाम कम हुआ है, दलहन का दाम कम हुआ है और आगे आने वाले दिनों में तिलहन दिलहन सबका दाम कम होगा। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। में साइबर अपराधियों का मकड़जाल इस कदर फैला है कि पुलिस डाल तो साइबर अपराधी पात। देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई की भी है। इसी कड़ी में साइबर DSP नेहा बाला की अगुवाई में टीम बनाकर पत्थरडाह थाना इलाके के अलावा पलाजोरी और सारठ थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 14 साइबर अपराधियों के पास से देवघर पुलिस ने 25 मोबाइल फोन, 52 सिम कार्ड, 2 चेकबुक और 2 कैशबुक और पासबुक और एक लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इन साइबर अपराधियों के बारे में लगातार गुप्त सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद टीम बनाकर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें 14 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए थे। सूचना प्राप्त हुई थी कि पथरड्डा ओपी करौं तथा पालाजोरी के डिफरेंट गांवों में बहुत से साइबर अपराधी फोन फिशिंग के माध्यम से साइबर अपराध कारित करते हैं। उपर्युक्त सूचना के सत्यापन के उपरांत पुलिस अधीक्षक देवघर के दिशा निर्देश में
साइबर डीएसपी नेहावाला के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। उसमें साइबर थाना प्रभारी नेहावाला में एवं इसके सदस्य बल थे। इनके द्वारा काफ़ी ही प्रोफेशनल तरीके से डिफरेंट गांव जो थाना के बारे में मैंने बताया, उनके डिफरेंट गांव से टोटल 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से टोटल 25 मोबाइल जो इस साइबर घटना को कारित करते थे, उसमें जो 25 मोबाइल टोटल 52 सिम, 2 चेकबुक, 2 कैशबुक और 2 पासबुक जब्त किया है, ताकि साथ ही एक लैपटॉप भी जब्त। और पलामू के डाल्टनगंज में गढ़वा पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों का घोटाला करने वाले एक पोस्टमास्टर कामेश्वर राम को गिरफ्तार किया है। पोस्टमास्टर पर अलग अलग डाकघरों में काम करते हुए 3 करोड़ से अधिक का घोटाला करने का आरोप है। गढ़वा पुलिस और सीबीआई को इसकी जानकारी मिलने के बाद अलग अलग मामले दर्ज किए गए। कामेश्वर राम पर डाकघर के ग्राहकों के आवर्ती खाता से प्रथम भुगतान के बाद फर्जी तरीके से अलग अलग तारीखों में फिर से भुगतान करने का आरोप है। जांच में ये पाया गया है कि कामेश्वर राम सैकड़ों ग्राहक जो आरडी खाते में रुपए जमा कर रहे थे, उन जमाकर्ताओं की राशि भी गायब कर रहा था। इस मामले में तत्कालीन सहायक डाक अधीक्षक ने गढ़वा में कामेश्वर राम पर सरकारी राशि के गबन का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज करवाया है। एफआईआर में कामेश्वर राम पर डाकघर के आरडी लेजर को भी गायब करने का आरोप लगाया गया है। कोरोना महामारी से जीतने के लिए केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन राजमहल स्थित सीएचओ सरकार कोशिशों को पलीता लगाने का काम कर रहा है। यहां के कुछ कर्मी इन दिनों बिना टीकाकरण करवाए पैसे लेकर फर्जी सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं। इसी मामले में सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यहां फर्जी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जहां 400 से 500 रुपए लेकर बिना कोविड का टीका लगाए ही लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मुहैया कराई जा रही है। मामला साहिबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल अस्पताल का है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक शख्स ने फोन पर सीएचओ से 60 मजदूरों को मुंबई लेकर जाने की बात बताई और उन्हें तत्काल कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने का अनुरोध किया। उसके बदले में सीएचओ ने एक शख्स से 400 रुपए देने की बात कही। जो राजमहल में घटना हुई है उसमें वो कंप्लीशन वैक्सीन कंप्लीशन का सर्टिफिकेट अपने ही दे रहा है बिना वैक्सीन लिए। तो ये एक फ्रॉड है। हम लोगों ने पुलिस से कार्रवाई कराई है, एफआईआर की गई है। साथ ही साथ इस तरीके की जो एक तरह से कह रहे कि अमान्य ही हो गया एक तरह से, क्योंकि उसको वैक्सीन पूर्ण हुआ नहीं है तो सर्टिफिकेट देते हैं। और गढ़वा जिले के मेराल थाना इलाके के गोंदा गांव में अपनी बहन से राखी बंधवाने गए युवक को बहन के ससुराल वाले ने जमकर पीटा। भाई की पिटाई से आहत बहन ने कुछ ही देर बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक महिला के भाई ने बताया कि 4 वर्ष पहले उन्होंने अपनी बहन की शादी की थी और जब शादी हुई तो लड़के वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी और जब से दहेज की मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने उनकी बहन का गला दबाकर हत्या कर दी और उसे खुदकुशी का रूप देने के लिए फांसी के फंदे से लटका दिया। घटना के बाद महिला के ससुराल वाले फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओकर में फिर फोन आ गया कि लेके हमको देखिए दौड़ा के मार रहे हैं। हमने लगा तब रमना फोन आया तो हम रमना से हम गोंदा आ गए। गोंदा आए तो कुआरी उठकावल था। हम कुआरी खोल के अंदर गए, पीछे तक कोई नहीं हमको मिला। बाइक बाहर लगल था। उतने देरी में हम चले गए 10 मिनट खाली दुकान पर उधर। अब 10 मिनट के अंदर में आ रहे थे, कुआरी बंद हो गया और बाइक भी गोल हो गया। ये कहानी है। और आरा इंटर फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए स्कूल से एडमिट कार्ड एमएलसी नहीं मिलने से नाराज छात्राओं ने जमकर हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की। पूरा मामला आरा नगर थाना इलाके के डॉक्टर नीमी चंद शास्त्री +2 स्कूल का है, जहां की सैकड़ों की तादाद में छात्राएं कागजात लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन की तरफ से इस मामले में
कोई पहल नहीं करने के चलते और कई घंटों तक खड़ा रहने के बाद कई छात्राएं बेहोश हो गई। इस घटना से नाराज छात्राओं ने जमकर हंगामा किया और स्कूल में रखे बेंच, कुर्सी, टेबल को तोड़ दिया। छात्राओं का आरोप है कि दोपहर से हुए लोग यहां लाइन में लगे हुए हैं। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्राओं को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने की कोशिश की। और खबर समस्तीपुर की, जहां बेखौफ अपराधियों ने व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बचाव के लिए पहुंचे कर्मी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। घटना दलसिंह राय थाना क्षेत्र के NH 28 की है, जहां 2 बाइक सवार 3 की संख्या में बेखौफ अपराधियों ने सुधा पार्लर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नेगरा चौक से पहले सुधा का काउंटर है। दलसिंह सराय की तरफ से 2 मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी जो है वहाँ पहुँचता है और मतलब काउंटर के अंदर घुस के जो सुनील राय काउंटर पर थे उनको गोली मारता है। और गोली मार के भागने के क्रम में जब ड्राइवर देखता है जो गोली मार दिया और गोली का आवाज़ हुआ, तो जब वो पीछा करता है तो पप्पू नाम का जो ड्राइवर था उसको भी गोली मार देता है और बड़ी बुलंदी से अपराधी भागने में सफल हो जाता है। और मोकामा किऊल रेलखंड के ओंटा स्टेशन के समीप उधना से जयनगर जा रहे अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन में 5 की संख्या में बदमाशों ने एक यात्री का मोबाइल झपट लिया, जिसके बाद यात्रियों ने ट्रेन रोककर बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गोलीबारी की घटना के बाद कई थानों की पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, जिसमें एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल गिरा रहे थे कि छीन रहे थे? तो फायरिंग की भी बात सामने आ रही है कि फायर वायर भी किया तुम लोग? गोली भी चलाया था? गोली दूसरा चला। कितना गोली चला? 1 गोली चला। तुम्हारा साथी था? जी सर। उसका नाम बताओ, कौन था? गोली बिहारी था। कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग? सिमरिया है। सब लोग अपना नाम, सबका नाम बताओ ना, कहाँ का रहने वाला था सब? एक बिहारी है, गुड्डू है, अमीर है, शंभू है, अजय। और तुम्हारा? अजय। अच्छा, तो गोली कौन चलाया? गोली चलाया बिहारी। और नालंदा में बिहार थाना क्षेत्र के नई सराय मोहल्ले में सोमवार की शाम घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या का प्रयास किया। मोहल्ले के लोगों ने जब हंगामा किया तो पति मौके से फरार हो गया। घायल पत्नी को फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने महिला के ससुर को हिरासत में लिया है। जख्मी की भाभी गुड़िया देवी ने बताया कि शकुंतला 3 बच्चे की मां है। दूसरे युवक से अवैध संबंध का आरोप लगा। पति अक्सर पत्नी को प्रताड़ित करता था। इस कारण वो कुछ माह पूर्व वैशाली जिला के राघोपुर स्थित मायके चली गई थी। बाद में पति उसे अपने घर लेकर आया, लेकिन फिर से दोनों के बीच विवाद हो गया। उसी दौरान सत्येंद्र ने पत्नी की पिटाई करते हुए उसे सड़क पर खींच लाया और धारदार हथियार से गर्दन रेतने लगा। महिला की चीख सुन स्थानीय लोग दौड़े तो पति फरार हो गया। फिलहाल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया है कि घरेलू विवाद में महिला की हत्या का प्रयास किया गया। महीना से मारपीट करके पहुंचा दिया अभी हुआ राघोपुर, और राघोपुर पहुंचा कर हम 3-4 बार पंचायती करे आए। ससुर 2-3 बार टाइम लेके पंचायती नहीं किया, बोला कि रुक जाइए 15 दिन 10 दिन रुक जाइए। जब ये लड़की परसों उठा, माँ बेटी दोनों चल आया। गर्दन पूरा रेतल है, गर्दन है रेतल, हाथ दोनों है रेतल है। और रांची के बेडो में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसके निशानदेही पर 6 चोरी की बाइक जब्त की गई है। पुलिस उपाधीक्षक रजत मणिक बाखला के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने टीम के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए बेडो थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक स्कूटी चोर को खदेड़ कर पकड़ा। गाड़ी के कागजात मांगे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पूछताछ की गई, जिसके बाद गिरोह का पर्दाफाश हो गया। अपराधकर्मी जो दोपहिया वाहन का चोरी करते हैं और फिर कहीं न कहीं उसको बेच देते हैं, और ये चोरी की घटनाएं
बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई थी। इन तमाम घटनाओं का उद्भेदन और आवश्यक कार्रवाई के लिए चूंकि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ये और टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर कोलकाता के बिल्डर की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है और इस गुत्थी को जामताड़ा पुलिस ने सुलझा भी लिया है। पुलिस ने हत्यारा और कार चालक को गिरफ्तार किया, जिसके निशानदेही पर गला रेतने वाला चाकू, कार, फोन, नगद और सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है। इस बात का खुलासा महिजाम थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने की है। दरअसल महिजाम पुलिस ने 18 अगस्त 2021 को महिजाम जामताड़ा मुख्य मार्ग के पिपला मोड़ के पास साखी पाथर पोखर की झाड़ी से एक गला रेता हुआ शव बरामद किया था। पुलिस को शव की तलाशी में एक स्कूटी की चाबी मिली, जिसके सहारे हत्या की गुत्थी सुलझाई है। मृतक के परिजन के लिखित शिकायत पर महिजाम थाना में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें बिल्डर मोहम्मद सैफ खान उर्फ गुड्डू, जो कोलकाता में कैसीनो चलाता था, जहां गुड्डू सूद का धंधा भी करता था। सैफ खान से आफताब आलम ने 15 लाख सूद लिया, जिसका सूद वह प्रत्येक माह एक निश्चित दिन पर देता था। इस पैसे से आफताब कोलकाता से कपड़ा खरीदकर बांग्लादेश पहुंचाता था। उसे लॉकडाउन में नुकसान हुआ और बचे कुछ पैसे से आफताब गुड्डू के कैसीनो में जुआ खेलने लगा, जहां पहले उसे लाभ हुआ, फिर भारी नुकसान। इधर सैफ खान आफताब से पैसा वसूली पर दबाव बढ़ाने लगा और इससे आफताब ने परेशान होकर टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल के तर्ज पर बहनोई से कार मांगा और चालक का इंतजाम किया। कार का चालक मोहम्मद नजरी आलम ने स्वीकारा है कि 17 अगस्त को सैफ को पैसा देने के लिए आफताब बुलाया, जिसे कार में बिठाकर कोलकाता में घुमाते रहा। उसे बेहोशी वाला शराब पिलाया। जब सैफ खान बेहोश हो गया, तब हाईवे के रास्ते महिजाम थाना क्षेत्र में उसकी हत्या गला रेतकर कर दी गई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।